नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के 17वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में कुल 25 प्रश्नों को हम देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 के लिए एक हमने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया है। अगर आप समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2016 में भाग ले रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आरओ एआरओ मेंस लिख करके हमें 9506742546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसी के साथ अगर आप लोअर पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इससे जुड़ने के लिए आप इसी नंबर पे लोअर पीसीएस लिख करके हमें व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह पहला प्रश्न एंशिएंट हिस्ट्री से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो निश्चित रूप से राखीगढ़ी इसका उत्तर है। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। तो डेक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पूरा स्थल राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में है। राखीगढ़ी घग्घर नदी के किनारे स्थित है और इस पूरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल पर तुर्क सत्ता स्थापित की और नुसरत शाह के समय पुर्तगाली सर्वप्रथम बंगाल आए थे। इनमें से बताना यह है कि कौन कौन से कथन सही हैं और एक और दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। आइए व्याख्या देखें। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया। वहाँ का राजा इंदुमन भीरू था जो बिना युद्ध किए वहाँ से चला गया। बख्तियार खिलजी ने यहाँ के बौद्ध विहारों को लूटा और भिक्षुओं का कत्ल किया। इसके बाद इसने विद्या के केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तो इसी बख्तियार खिलजी ने यह काम किया था। 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित करके बंगाल पर तुर्क सत्ता स्थापित की थी और नुसरत शाह के समय पुर्तगाली सर्वप्रथम बंगाल आए थे। अब तीसरे प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ यात्री हैं और दूसरे तरफ वो किस देश से संबंधित थे वो है। तो निकोलस कोंटी इटली, अब्दुल रज्जाक ईरान, एडवर्ड बारबोसा पुर्तगाल और माहुआन पुर्तगाल। तो देखिए ये तीनों के तीनों तो जो है सुमेलित हैं, लेकिन माहुआन पुर्तगाल का यात्री नहीं था बल्कि ये चीन का यात्री था। तो 3 का हमारा उत्तर है डी। आइए व्याख्या देखें। तो चीनी यात्री माहुआन 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के काल में विजयनगर आया था और उसके बाद निकोलस कोंटी, अब्दुल रज्जाक, एडवर्ड बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नांडीज नूनीज, इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न पर हम आ गए हैं। प्रथम जैन परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कुल 4 कथन दिए गए हैं, एक इसमें से असत्य है, ये बताना है। यह परिषद चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की। इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। पूर्व के 18 पूर्वों के स्थान पर 12 अंगों में महावीर के सिद्धांत का संकलन हुआ और पाटलिपुत्र परिषद ने इसे स्वीकार किया। तो इसकी अध्यक्षता यानी प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता भद्रबाहु ने नहीं की थी, स्थूल भद्र ने की थी। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन परिषद की अध्यक्षता
स्थूलभद्र ने की थी और उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु ने इस परिषद में हिस्सा नहीं लिया था और इनके अनुयायियों को दिगंबर या दक्षिणी जैन कहा जाता है। तो प्रथम जैन सभा और द्वितीय जैन सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। कलारी पायट किस राज्य का मार्शल आर्ट युद्ध कला है? तो आर्ट एंड कल्चर से ये प्रश्न आ गया है। मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, केरल। जल्दी से उत्तर बताइए। इसका उत्तर है केरल। तो आइए कलारी पायट के बारे में कुछ हम बात कर ले। तो कलारी पायट एक आक्रमण कला है जिसकी शुरुआत केरल से हुई है और इसका उद्देश्य है दिमाग और शरीर के बीच तालमेल को उचित बनाना। इस आर्ट फॉर्म में तलवार, भाले और तीर कमान का प्रयोग करके चाटुतोम यानी कूदना, ओटम यानी दौड़ना जैसी तकनीकों को सिखाया जाता है। और कलारी पायट के कुछ युद्ध अभ्यासों को नृत्य में उपयोग किया जा सकता है। जो कथकली नर्तक इस युद्ध कला को जानते थे वे स्पष्ट रूप से अन्य दूसरों कलाकारों की तुलना में बेहतर थे। तो कलारी पायट जिसने सीखा था उसे अगर कथकली नर्तन करना था, नृत्य करना था, तो वो जो है बेहतर होता था। और भी कलारी पायट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में शाही थैली क्या थी? शाही थैली यानी प्रीवी पर्स की बात हम कर रहे हैं। ये क्या था प्रीवी पर्स? एक संगठन द्वारा संगठन को निजी तौर पर दी जाने वाली थैली, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाओं के उपलक्ष्य में दी गई थैली, भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान और भारत के किसी पूर्व देशी राजा द्वारा भारत सरकार को दिया गया उपहार। तो ये है भारत के पूर्व देशी राजाओं को भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। तो देखिए जब भारत को आज़ादी मिली तो यहाँ जो देशी रजवाड़े स्थापित थे उनसे ये कहा गया कि अब आप अपने राज्य को छोड़िए और भारत संघ में अपना विलय कर जाइए। तो जो राजा भारत संघ में विलय किए, लगभग भारतीय क्षेत्र में जो भी थे वो सभी लोग विलय किए। तो भारत सरकार ने उनको कुछ गारंटी दी जिसमें से कि एक शाही थैली थी कि भाई हर महीने आपको खर्च के लिए इतना पैसा दिया जाएगा, उसके अलावा बहुत तरह के सम्मान दिए जाएंगे, रेलवे में सलून दिया जाएगा, तमाम चीज़। तो शाही थैली जो है एक प्रकार से पेंशन थी जो उन्हें दी जाती थी। यहाँ पे बड़े डिटेल में इसके बारे में लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो आर्ट एंड कल्चर से ये दूसरा प्रश्न है। शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य, संगीत। तो इसका उत्तर है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी राज्यों में की जाने वाली चित्रकारी को सामान्यतः पहाड़ी चित्रकला कहते हैं। इसमें वर्तमान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल क्षेत्र आते हैं। मध्यकालीन मंदिरों में चित्रकला तथा मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जबकि मंदिरों की चित्रशलाएं अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। अब आ गए हम 8वें प्रश्न पे। किस शब्द को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने दशक का शब्द चुना है? दे, क्लाइमेट, भीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दे शब्द को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने दशक का शब्द चुना है। आइए थोड़ा इसके बारे में बात करें। तो इसने क्लाइमेट और भीम जैसे शब्दों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। सर्वनाम दे तटस्थ शब्द है, इसका मतलब ऐसे लोगों द्वारा किया जा रहा है इसका प्रयोग जो पुरुष के लिए ही एवं महिला के लिए सी सर्वनाम का उपयोग करने के बजाय इसका उपयोग कर रहे हैं। तो पुरुष और महिला दोनों के लिए दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मामले को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई भारत की पहली न्यायिक हत्या कहा गया? भगत सिंह की फांसी, नंद कुमार की फांसी, खुदीराम बोस की फांसी, उधम सिंह की फांसी। तो नंद कुमार की फांसी को भारत
की पहली न्यायिक हत्या कहा जाता है? आइए व्याख्या देखें। तो मार्च 1775 ईस्वी में नंद कुमार ने हेस्टिंग पर, उस समय के बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग पर आरोप लगाया कि उसने मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लेकर नवाब की संरक्षिका मुन्नी बेगम को बनाया है। इस समय कलकत्ता के व्यापारी मोहन प्रसाद ने नंद कुमार पर जालसाजी का मुकदमा दायर कर दिया। इस मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश इम्पे ने, जिसे कि वारेन हेस्टिंग का मित्र माना जाता था, 1773 में बंगाल में एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और उसी का ये पहला न्यायाधीश था इल्जाह इम्पे। तो वारेन हेस्टिंग का ये मित्र था। वारेन हेस्टिंग ने इल्जाह इम्पे से कह करके नंद कुमार को फांसी की सजा दे दी और इसे जो है इतिहासकार बेबरीज ने भारत की पहली न्यायिक हत्या कह करके संबोधित किया। 10वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। भूगोल का ये प्रश्न है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहते हैं। सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ईरी और ओंटेरियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से सही कौन सा है, तो ये बताना है। तो तीनों के तीनों ही सही हैं। आइए व्याख्या देखें। तो उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो, इन 5 झीलों को सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स यानी अमेरिका की 5 महान झीलें कहते हैं। सुपीरियर झील विश्व में मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ईरी और ओंटेरियो के बीच विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। इस महाद्वीप के पश्चिम में अलास्का से लेकर पनामा तक लंबी पर्वत श्रेणियां मिलती है, जिसे पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं। और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इसे पढ़िए। हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? इतना झील यहाँ है कि यहाँ झीलों की वाटिका इसे कह करके संबोधित करते हैं। तो इसका उत्तर है फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। तो फिनलैंड उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। इससे झीलों की वाटिका नाम से जाना जाता है। और साइमा, जो कि यूरोप की चौथी एवं फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है, यही फिनलैंड में स्थित है। 12वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करना है। कुल 3 कथन है। पहला, मणिपुर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। म्यांमार की सीमा से लगे भारत के राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। पूछा यह जा रहा है कि इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? तो डी, 2 और 3 ये कथन सत्य हैं। आइए व्याख्या देखें। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कूट का चुनाव करें। सिंधु जल समझौता वर्ष 1965 में हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत इस नदी प्रकरण के संपूर्ण जल का 20% जल उपयोग कर सकता है। पूछा जा रहा है कि केवल 1, केवल 2, 1 व 2 दोनों और दोनों में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 13 का बी, केवल 2, क्योंकि सिंधु जल समझौता 1965 में न होकर के 1960 में हुआ था। तो सिंधु जल समझौते पर 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को एवं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। 14वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा ड्रैगन फ्लाई मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी या देश से संबंधित है? नासा, इजराइल, चीन, फ्रांस। तो इसका उत्तर है ए, नासा। तो आइए व्याख्या देखें। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा
ने शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर जीवन की खोज के लिए ड्रैगन फ्लाई ड्रोन हेलीकॉप्टर को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है और इसका उद्देश्य शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन पर जीवन के साक्ष्यों की खोज करना है और यह ड्रैगन फ्लाई 2026 में लॉन्च किया जाएगा और यह 2034 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। 5वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का संबंध किस संगठन से है? भारतीय वायुसेना, भारतीय रेल, परमाणु ऊर्जा विभाग और गंगा एक्सप्रेसवे। तो त्रिनेत्र का संबंध है भारतीय रेल से। ये क्या है आइए देखें। तो त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का पूर्ण स्वरूप टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स इंफ्रारेड इनहेंस्ड ऑप्टिकल एंड राडार असिस्टेड है। इसमें इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरा तथा राडार समर्थित इमेजिंग प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से चालक को धुंध में भी रेल मार्ग में मौजूद किसी बाधा का पता चल सकेगा। इस तकनीक का परीक्षण व्यापक रूप से किया जाएगा ताकि इसके परिणाम सटीक हों। 16वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कुल 2 कथन दिए गए हैं। आचार संहिता का एक संवैधानिक आधार है और इसलिए चुनाव आयोग किसी भी उम्मीदवार को आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अयोग्य ठहरा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। अब सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, ये सही बात है। लेकिन आचार संहिता का एक संवैधानिक आधार है, असल में ये गलत है। संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा था, निर्वाचन आयोग ने ही इसे विकसित किया है। तो केवल 2 सही है, यानी बी हमारा 16 का उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो आदर्श आचार संहिता, जिसे अक्सर एक स्वैच्छिक नैतिक आचार संहिता के रूप में परिभाषित किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों, उम्मीदवारों और सरकारों को जारी किए गए निर्देशों का एक समूह है। तो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा के चुनावों में आदर्श आचार संहिता के तहत बताया गया कि क्या करें और क्या न करें। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया। इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें। इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन होता आ रहा है। तो इसे चुनाव आयोग ने ही विकसित किया है। 17वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस से संबंधित है? भारत में सीधा विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करना, ई प्रशासन, हवाई पत्तनों का आधुनिकीकरण। तो 17 का उत्तर है ई प्रशासन से MCA 21 जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण विश्व में ई गवर्नेंस की पहल से साम्य बिठाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय ने प्रोजेक्ट MCA 21 यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स 21 का शुभारंभ किया है। MCA 21 का उद्देश्य ई गवर्नेंस के सभी उद्देश्यों की अभिप्राप्ति है। MCA 21 नामकरण 21वीं सदी की आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्य को दर्शाने हेतु किया गया है। तो MCA 21 के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आप इसे पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो निश्चित रूप से यह एक आसान प्रश्न है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो यहां पर व्याख्या लिखी गई है। 19 पूंजी निर्माण बढ़ेगा यदि सकल घरेलू बचत बढ़ेगी, सकल घरेलू खपत बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही
उत्तर का चयन करें। 3 कथन दिया गया है। पूंजी निर्माण यदि बढ़ेगा, यदि, तो कोई नहीं इसका उत्तर है। ठीक है, आइए व्याख्या देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। तो सकल पूंजी निर्माण को साधारण शब्दों में सकल निवेश के रूप में समझा जा सकता है। इसे ही पहले सकल घरेलू निवेश कहा जाता था। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का जितना हिस्सा खर्च हो जाता है उसे सकल घरेलू खपत यानी ग्रास डोमेस्टिक कंजप्शन कहते हैं, तथा जीडीपी का जो हिस्सा बच जाता है उसे सकल घरेलू बचत ग्रास डोमेस्टिक सेविंग कहा जाता है। इस जीडीपी का कुछ हिस्सा बाद में पुनः निवेशित हो जाता है जिसे सकल पूंजी निर्माण कहा जाता है। लेकिन जीडीपी के या सकल घरेलू बचत के बढ़ने से कोई जरूरी नहीं कि सकल पूंजी निर्माण बढ़ेगा, क्योंकि सकल घरेलू बचत या जीडीपी का कितना हिस्सा पूंजी निर्माण या पुनः निवेश पर खर्च होगा इसका जीडीपी के बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो पूंजी निर्माण अन्य कारकों पर निर्भर करता है, सरकार या संस्थाएं कब, कितना और कहां निवेश कर रही हैं। 20वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। कुल 3 कथन है यहाँ पे। व्यवहारिक अर्थों में अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट है, लेकिन इसे सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में बनाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट सरकार के बजट के केवल राजस्व पक्ष से संबंधित है। वोट ऑन अकाउंट सामान्यतः 2 महीनों के लिए वैध होता है। तो 20 का उत्तर बताना है। तो देखिए, व्यवहारिक अर्थों में अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट है, ये सही है। और वोट ऑन अकाउंट सामान्यतः 2 महीनों के लिए वैध होता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है और इसका मतलब है कि बी हमारा उत्तर है। तो सभी व्यवहारिक अर्थों में अंतरिम बजट एक पूर्ण बजट है, लेकिन इसे सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम वर्षों में बनाया जाता है। वोट ऑन अकाउंट सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, केवल राजस्व से नहीं। वोट ऑन अकाउंट सामान्यतः 2 महीनों के लिए वैध होता है। अब आ गए हम 21वें प्रश्न पे। शून्य आधारित बजट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। कुल 3 कथन है। शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्ष के व्यय संबंधी आंकड़ों को महत्व दिया जाता है। इस प्रणाली के कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। तो 21 में से क्या क्या सही है? तो शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं, ये सही है। और इस प्रणाली के कार्य इस आधार पर शुरू किए जाते हैं कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य होगा, ये सही है। और शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को बहुत महत्व दिया जाता है, असल में ये गलत है। और इसलिए 1 और 3 सही हैं और ए हमारा उत्तर है। आइए यहाँ पे व्याख्या देखें। तो शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है और इस प्रणाली के कार्य इस आधार पर शुरू किए जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति समूह कोरोना संक्रमण के कारण चर्चा में रही? निकोबारीज, जरावा, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनेलीज होंगे। तो ग्रेट अंडमानीज कोरोना वायरस को लेकर के चर्चा में रही। आइए व्याख्या को देखा जाए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्ट्रेट टापू पर रहने वाले दुर्लभ ग्रेट अंडमानी जनजाति समूह कोरोना संक्रमण के कारण चर्चा में रहे। तो इस जनजाति के लोगों की संख्या कुछ जगह 53, कुछ जगह 59 और कुछ जगह 61 बताई जाती है। तो इतने ही हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 37 रिहायशी द्वीपों में से एक के ये निवासी हैं। ग्रेट अंडमानी जनजाति के 4 सदस्यों में संक्रमण हुआ और ये आगे बढ़कर के 10 तक पहुंच गया था। इनमें से 2 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, अन्य 2 को एक केयर सेंटर में क्वारंटीन करके रखा गया। अब आ गए हम 23वें प्रश्न पर। हाल ही में गुड़िया बनाने की कला एतिकोप्का चर्चा में रही। यह भारत के किस शहर की कला है? तो चर्चा में इसलिए रही कि प्रधानमंत्री जी ने जो है इसकी चर्चा की थी
और ये भारत के विशाखापत्तनम शहर से संबंधित है। तो 23 का हमारा बी उत्तर है। तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की गुड़िया बनाने की कला एती कोप्पका हाल ही में चर्चा में रही। इसका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया। उन्होंने इस कला का उल्लेख करते हुए कहा कि महामारी के दौर में बच्चों में रचनात्मकता जगाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल होगा। 24वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री विकसित किया है। इसे किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। आइए व्याख्या देखें। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR CMERI की आवासीय कॉलोनी में सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया। इस सौर वृक्ष को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे कम से कम क्षेत्रों में अधिक से अधिक सोलर पैनल को लगाया जा सके। और इस सोलर ट्री में 35 सोलर पैनल लगे हुए हैं और प्रत्येक की क्षमता 330 वाट है। इस सोलर ट्री से 11.5 किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे एक साल में करीब 12,000 से 14,000 यूनिट स्वच्छ बिजली उपलब्ध होगी। और इसे इस तरह से बनाया गया है कि इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में भी किया जा सकता है। इसकी मदद से उच्च क्षमता वाले पंपों, ई ट्रैक्टरों और ई पावर टिलर जैसे कृषि उपकरणों को भी चलाया जा सकता है। 25वें प्रश्न पर हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो उषा पाढ़े इसका उत्तर है 25 का डी। आइए व्याख्या देखें। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशिका बनी है। इस नियुक्ति के बाद वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। इनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना के स्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से इस मॉक टेस्ट में बस इतना है। मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।